नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम राष्ट्रधर्म में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। शराब घोटाला मामला में आज सीबीआई ने उन्हें समन जारी किया है। सीबीआई ने उन्हें पूछताछ के लिए कल सुबह 11 बजे ऑफिस बुलाया है। वहीं आम आदमी पार्टी ने कहा है कि सिसोदिया को गिरफ्तार किया जा सकता है। एक रिपोर्ट देखिए। शराब, सिसोदिया, सीबीआई और शिकंजा। सीबीआई के सवाल तैयार, कल 11 बजे का इंतजार। शराब घोटाले में रेड के बाद अब क्या होगी गिरफ्तारी? सीबीआई ने समीर महिंद्रू, अमित अरोड़ा, मूथा गौतम से पूछताछ की। मेरे घर पर 14 घंटे सीबीआई रेड कराई, कुछ नहीं निकला। मेरा बैंक लॉकर तलाशा, उसमें कुछ नहीं निकला। मेरे गांव में इन्हें कुछ नहीं मिला। अब इन्होंने कल 11 बजे मुझे सीबीआई मुख्यालय बुलाया है। मैं जाऊंगा और पूरा सहयोग करूंगा। सत्यमेव जयते। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के इस ट्वीट के बाद आज एक बार फिर कथित शराब घोटाला चर्चा में आ गया है। सिसोदिया के ट्वीट पर केजरीवाल ने कहा, जेल की सलाखें और फांसी का फंदा भगत सिंह के बुलंद इरादों को डिगा नहीं पाए। ये आजादी की दूसरी लड़ाई है। मनीष जी के यहाँ 14 घंटे सीबीआई रही। सुबह से शाम तक मनीष सिसोदिया जी की पूछताछ की गई। 10,000 करोड़ रुपए में से क्या मिला अभी तक? कोई पैसा मिला मनीष जी के यहाँ? नहीं मिला। कोई संपत्ति के कागजात मिले? नहीं मिले। कोई बेनामी संपत्ति के कागज मिल गए? यहां नहीं, 500 जगह छापा मारा, कहीं तो मिले हो मनीष जी के लिए कुछ? नहीं मिला। मनीष जी का बैंक लॉकर छापा मारा, वहां कुछ नहीं मिला। मनीष जी के गांव में, उत्तर प्रदेश में उनके पैतृक गांव तक में छानबीन की गई, वहां कुछ नहीं मिला। तो अब हम सब लोग समझ रहे हैं कि कल जो मनीष जी को गिरफ्तार किया जा रहा है, उसका लेना देना एक्साइज से नहीं है। उसका मामला गुजरात चुनाव का है। गुजरात के अंदर गुजराती लोग परिवर्तन चाह रहे हैं, परिवर्तन की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की सीधी टक्कर है गुजरात के अंदर। ईडी की 25 ठिकानों पर छापेमारी। इससे पहले बीते शुक्रवार को शराब घोटाला केस में ईडी ने दिल्ली में 25 जगह छापेमारी की थी। इस दौरान एजेंसी ने राजधानी के कई शराब कारोबारियों के आवासों सहित
ये आज पूरी दिल्ली और देश की जनता जान चुकी है, जो ईमानदारी का लबादा ओढ़े थे उनका नकाब उतर चुका है। दिल्ली और देश की जनता के अंदर उनका भ्रम टूट गया है कि आम आदमी पार्टी जो ईमानदारी की राह चलने के लिए आए थे वो कट्टर बेईमान निकले, जिन्होंने दिल्ली के खजाने को लूटा है। शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी, अन्ना हजारे के साथ ये आंदोलन किया था, और वही अरविंद केजरीवाल शराब के ठेके खोलकर होलसेलर L1 लाइसेंस धारकों के साथ मिलकर हजारों करोड़ रुपए का घोटाला किया। और उस घोटाले के आरोपी नंबर 1 मनीष सिसोदिया हैं, जो अरविंद केजरीवाल के राइट हैंड हैं, उप मुख्यमंत्री हैं। और अब भ्रष्टाचार ही नहीं, जो जांच हो रही है उस जांच में सारे तथ्य सामने आ रहे हैं। जिस तरह उन्हें सीबीआई ने सम्मन किया, मैं समझता हूं कि ये जांच की सही 19 अगस्त को मनीष सिसोदिया के घर की तलाशी। 19 अगस्त को शराब घोटाले में सीबीआई ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर समेत दूसरे ठिकानों पर छापेमारी की थी। मनीष सिसोदिया पर जिन 3 धाराओं में केस दर्ज है, उनमें 2 धाराएं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत आती हैं। सीबीआई के एफआईआर के मुताबिक मनीष सिसोदिया के खिलाफ आईपीसी की धारा 120B, 477A और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन की धारा 7 के तहत केस दर्ज हुआ है। सिसोदिया को समन गुजरात से कनेक्शन। बहरहाल दिल्ली की शराब नीति के मामले में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने एक बार फिर तलब किया। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को सोमवार को 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया है। देखने वाली बात रहेगी कि क्या वाकई में कल मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी होगी या सियासी दुश्मनी के चलते मनीष सिसोदिया को जबरदस्ती इस मामले में घसीटा गया है। एएनबी न्यूज के लिए स्पेशल डेस्क की रिपोर्ट। इस मसले पर हम चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले बस एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अब इस महत्वपूर्ण मसले पर हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 3 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेहमानों से पहले आपका परिचय करवा देते हैं। खिमचंद शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। इमरान संभल शाही जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। और प्रेम कुमार जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर इस समय जुड़े हुए हैं। तीनों ही मेहमानों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। खिमचंद जी, शुरुआत आप ही के साथ कर लेते हैं। सर, ये शराब नीति पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है और आप भी घसीटे जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप पर कोई आरोप नहीं लग रहे हैं। साफ तौर पर इस पूरे मसले का जो कनेक्शन है वो गुजरात चुनाव से जोड़कर दिखाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि आपको गुजरात में सीधे टक्कर दे रही है आम आदमी पार्टी। इसलिए अब ये सारी जांच एजेंसियां आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं पर इसी तरीके से शिकंजा कस के रखेंगी। खेमचंद जी, देखिए, चोर मचाए शोर। हम सभी जानते हैं कि जो शराब का घोटाला है दिल्ली में बहुत बड़ा घोटाला हुआ और उसकी जो परतें एक एक करके खुल चुकी हैं और वहां पे किस तरीके से इन लोगों ने 2% जो कमीशन होता था उसको 12% किया, उसमें से 6% ब्लैक मनी के रूप में ये लोग वापस लेते थे। किस तरीके से इन लोगों ने ड्राई डे को कम किया, 21 से 20 किया। किस तरीके से इन्होंने L1 ठेके जो सरकार के पास रहने थे उनमें उन्होंने रेवड़ियां बांटी, पैसे लेके उनको दिया। किस तरीके से इन्होंने जो होलसेलर है उनको रिटेल की शॉप भी दे दी। बहुत सारे लेकुना और 150 करोड़ के आसपास का जो पैसा है वो उन्होंने बिना किसी प्रोसीजर के, बिना किसी कैबिनेट के मंजूरी के अपने मित्रों को रेवड़ियों की तरह बांट दिया। बहुत सारी चीजें हैं जो सामने आई। जब चोरी हुई है, टैक्स पेयर्स का पैसा लूटा गया है, आप देखेंगे एक्साइज इतना कम कर दिया कि एक्साइज का कलेक्शन ही लगभग खत्म हो गया। 3.5 करोड़ का, लगभग 3 करोड़ का टैक्स पेयर्स को नुकसान। जो रेवेन्यू दिल्ली स्टेट को आना चाहिए था वो नहीं आया। हर तरीके से इस मामले से दिल्ली का नुकसान हुआ और वो सब जब 4 गुना ज्यादा सेल बढ़ी। सेल बढ़ती है, रेवेन्यू कम होती है। एक कैसा मॉडल था? ये मॉडल था लूट का मॉडल, भ्रष्टाचार का मॉडल, एक्सटॉर्शन का मॉडल। और आम आदमी पार्टी ने इसमें खूब पैसा कमाया। जब चोरी की है तो पकड़ी जाएगी और चोरी के बाद सीना चोरी भी कर रहे हैं। इसमें गुजरात इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। गुजरात इलेक्शन तो अब होने जाएगा जी। और ये बात पिछले 3 महीने से चल रही है। पब्लिक डोमेन में इंक्वायरी कर रही थी, ईडी भी कर रही थी, सीबीआई भी कर रही थी। इंक्वायरी जब इनिशिएट हो चुकी है, इनको मानना पड़ा। इनको पुरानी जो रेवेन्यू, इनकी जो पुरानी जो पॉलिसी थी एक्साइज की, उसको वापस लेना पड़ा। तो खुद मानना पड़ा कि उसमें कमियां हैं। तो
भुगतना तो पड़ेगा। आप कोई भी आरोप प्रत्यारोप लगा लें, आप शहीद भगत सिंह से जोड़ें, इससे ज्यादा शहीद भगत सिंह जी का अपमान क्या होगा। शहीद भगत सिंह जी ने जनता की भलाई के लिए, देश की भलाई के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। ये लोग भ्रष्टाचार करते हैं और फिर शहीदों से अपना नाम जोड़ते हैं। इससे ज्यादा शहीदों का अपमान और क्या हो सकता है, उनका मजाक बनाना और क्या हो सकता है। चलिए ठीक है, शर्म आनी चाहिए। चलिए इमरान संभल शाही जी बताइए, अब आप पर अगर कोई कार्रवाई हो रही है तो उसे राजनीति से जोड़कर क्यों देखा जा रहा है? क्या आप नहीं मानते कि नई शराब नीति में किसी तरह का कोई घोटाला हुआ था? देखिए पल्लवी जी, सबसे पहले आपको, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं दुष्यंत कुमार जी की एक पंक्ति से अपनी बात की शुरुआत करूंगा कि वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए। ये इस तरह की सीबीआई रेड या ईडी की जांचें या माननीय मनीष सिसोदिया जी को सीबीआई ने जो बुलाया है कल 11 बजे पूछताछ के लिए, मैं अभी से आपके चैनल के माध्यम से पहले से एडवांस बोल दे रहा हूं कि उन्हें गिरफ्तार करेंगे। और मैं भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार को ये बहुत ही प्रमुखता से कहना चाहता हूं कि आपके नेताओं को आप जितना गिरफ्तार करेंगे, गुजरात में हमारी जन भावनाएं और हमारी जनमानस के अंदर जो भी हमारा कैंपेनिंग चल रहा है, एक्सेप्टेशन का, स्वीकृति का, बहुत तेजी से बढ़ा है। सिंपल सी बात है, गुजरात में इलेक्शन है, गुजरात में चुनाव है। अगर आम आदमी पार्टी गुजरात चुनाव में अपनी जमीन ना तैयार कर रही होती तो शायद केंद्र सरकार या भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे नेताओं के पीछे न पड़ते। पल्लवी जी, आपके सामने है कि मनीष जी के घर पे छापा डाले, 14 घंटे तक छानबीन हुई, मनीष जी के गांव गए, लेकिन एक भी एविडेंस एक्साइज चोरी के नाम पर सीबीआई ने ईडी मिलाकर के 500 जगहों पर छापे मारे, लेकिन एक भी एविडेंस प्राप्त नहीं कर पाए। तो कहने का तात्पर्य है कि इस तरह के, मैं तो कहता हूं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री, हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि मैं किसी भी जांच से पीछे हटने वाला नहीं हूं, मैं तो जांच, जितनी जांच करना चाह रहे हो कर लो, मैं सहयोग करने के लिए तैयार हूं। आदरणीय मनीष सिसोदिया जी भी ने कहा मैं सीबीआई का सहयोग करूंगा। लेकिन सवाल यह होता है कि जब हम शिक्षा की बात करते हैं, जब हम ईमानदारी की बात करते हैं, हेल्थ की बात करते हैं, वुमेन डिफेंस की बात करते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस एक्साइज की बात कर रहे हैं, दरअसल एक्साइज के नाम पर उसमें गिरफ्तारी नहीं होने वाली है। गुजरात में कैंपेन न कर पाए, गुजरात में प्रचार न कर पाए, उसके लिए गिरफ्तारी करेंगे क्योंकि इस वक्त गुजरात की जो लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की बीच सीधी लड़ाई है। इस बात को स्वीकार गुजरात की जनता भी कर रही है और सारे मीडिया चैनल भी कर रहे हैं। लेकिन भाजपा के अंदर जो घबराहट है पल्लवी जी, इस घबराहट का एक नतीजा यह है कि हमारे माननीय अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि राह कंटक है तो कंटक होने दो, होने दो ना, फिर घाव दुख जाए, दुख जाने दो मगर आगे बढ़ो, पांव कट जाए तो कट जाने दो मगर आगे बढ़ो, छाव मिट जाए तो मिट जाने दो मगर आगे बढ़ो। चाहे जितने झंझावात आएंगे, चाहे जितने कांटे आएंगे, आम आदमी पार्टी के लोग अपने मूलभूत मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जाएंगे। चाहे ये हमारे नेताओं को जेल भेजे चाहे ना भेजे, मैं इनसे डरने वाला नहीं हूं। प्रेम कुमार जी, आपको भी लग रहा है कि जो ये तमाम कार्रवाइयां की जा रही हैं, केंद्रीय जांच एजेंसियां अलग अलग मसले और घोटाले सामने लेकर आ रही है, वो सब के सब चुनावों से रिलेटेड हैं? देखिए पल्लवी जी, जब चुनाव आता है जी, तो चुनाव के समय जो प्रतिपक्ष होता है जिससे मुख्य रूप में लड़ाई होती है, उसको शहीद होने का मौका कोई उचित राजनीति नहीं मानी जाती कि उसको शहीद होने का मौका दिया जाए जी। तो ऐसे में अगर ये एक्शन हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये दिल्ली में पुलिस उनके पास है, तो ये माना जाए कि उनकी ओर से जो एक्शंस हो रहे हैं राजनीतिक फायदे के लिए, तो ये किस किस्म का राजनीतिक फायदा है? आम आदमी पार्टी अगर मुख्य शत्रु होती गुजरात में, तब तो बीजेपी का नुकसान कर रही होती। चूंकि वो मुख्य शत्रु नहीं है, मुख्य शत्रु कांग्रेस है, तो कांग्रेस का वोट बटे, इसके लिए कैसे आम आदमी पार्टी आगे बढ़े? तो ये मिली जुली स्पर्धा है कि ये गिरफ्तार भी नहीं कर रहे हैं, अब गिरफ्तार करेंगे तब गिरफ्तार करेंगे करके कई महीनों से एक उपक्रम किया जा रहा है और आम आदमी पार्टी के नेता
सीना फाड़ करके दिखा रहे हैं कि हम लड़ने के लिए तैयार हैं, हम शहीद होने के लिए तैयार हैं, हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। भाई किसी चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल जी जी ने को ऐसा करने की जरूरत नहीं होती जब उसका मुख्य शत्रु सामने हो, मुख्य शत्रु के लिए। तो निश्चित तो रूप से आप आदमी ये पार्टी बात से कहना बीजेपी की चाहते हैं लड़ाई सर नहीं सर है। मैं बीच में आपको रोक रही हूँ प्रेम कुमार जी, कि आप ये बात कहना चाहते हैं जो अक्सर सुनने में आती है कि आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, क्या ये वही है? मैं ऐसा ही मान लूं कि आप कुछ ऐसा ही कहना चाहते हैं? मैं आपको जवाब लूंगी प्रेम कुमार जी, उससे पहले बस एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तीनों मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रेम कुमार जी, आप ही का रुख करूंगे। बताइए सर, ये ए टीम और बी टीम की बात जो शुरू से कही जाती रही है, वैसा ही कुछ आपकी बातें भी इशारा कर रही हैं? कतई नहीं कहा जा सकता कि आम आदमी पार्टी बी टीम है बीजेपी की, ऐसा कतई नहीं कहा जा सकता। आम आदमी पार्टी ने दो चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त दी है दिल्ली में, और पुरजोर मुकाबला किया है बीजेपी का। तो लेकिन ये बीजेपी की चुनावी रणनीति है कि वो गुजरात का चुनाव कैसे जीते। तो कांग्रेस चूंकि मुख्य शत्रु है तो उसके वोटों का विभाजन कैसे हो, अगर आम आदमी पार्टी वहां खड़ी हो सकती है तो उसको खड़ी होने में मदद की जाए। मैं आपको उत्तर प्रदेश का भी उदाहरण दे रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में देखिए, प्रियंका गांधी जब चुनाव मैदान में थी तो पूरी मीडिया प्रियंका गांधी को ज्यादा जोर शोर से दिखा रही थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तब मुख्य शत्रु समाजवादी पार्टी थी। तो कैसे कांग्रेस उस समय हाईलाइट हो, कैसे चर्चा में आए और समाजवादी पार्टी को कमतर करके दिखाया जाए, इसमें पूरी मीडिया लगी हुई थी। मुख्य धारा की मीडिया का शोर ये बताता है कि बीजेपी को किस एक्शन से फायदा होगा, वही वो शोर करती है। मुख्य धारा की मीडिया का ये ट्रेंड है। तो अगर वो आम आदमी पार्टी के पक्ष में को अब ज्यादा कवरेज दे रही है तो इसका मतलब है कि इस कवरेज से भारतीय जनता पार्टी को फायदा होने जा रहा है। ये मुख्य मीडिया की प्रवृत्ति कहती है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बीजेपी की रणनीति है जिसके तहत सारे एक्शंस हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी मिली हुई नहीं है, आम आदमी पार्टी मेहनत से लड़ रही है, मजबूती से खड़ी है। उसके वोट परसेंटेज जो है सर्वे में दिख रहे हैं कि बढ़ रहे हैं, लेकिन बीजेपी को इसी बात की जरूरत है, उसकी इलेक्शन रणनीति को जरूरत है। जी ये सुन रहे हैं आप खेमचंद शर्मा जी, ये आप ही की रणनीति का एक हिस्सा है, ऐसा प्रेम कुमार जी का भी मानना है। वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ बैठे हुए हैं। देखिए, आदरणीय प्रेम कुमार जी कुछ भी कह सकते हैं जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का आम आदमी पार्टी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। हम सभी जानते हैं आम आदमी पार्टी आज भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुकी है। सबके सब उनके नेता भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। एक मंत्री कई महीनों से जेल में पड़ा हुआ है, उसको जमानत नहीं मिल रही है, बार बार उसकी जमानत कैंसिल हो जाती है। दूसरा मंत्री जेल जाने की कतार में है, पंजाब का मंत्री जेल में पड़ा हुआ है। 5 MLA जमानत पे हैं। और अभी ताहिर हुसैन को कोर्ट ने भी टिप्पणी की है कि वो व्यक्ति है जिसके घर में दंगाई इकट्ठे हुए थे, उन्होंने वहां पे हत्याएं की, हिंदुओं को भगाने का, हिंदुओं को डराने का, हिंदुओं को अपने एरिया से साफ करने का षड्यंत्र ताहिर हुसैन ने किया। और ताहिर हुसैन के जो आका हैं वो आम आदमी पार्टी के सर्वोच्च नेता मनीष सिसोदिया जी और केजरीवाल जी हैं। हम सभी जानते हैं अमरतुल्ला खान जो दिल्ली का MLA है वो भी इन चीजों में शामिल है। लेकिन ये सब लोग आज भी आम आदमी पार्टी के नेता बनते हैं। एक तरफ ये हिंदुओं को गाली देते हैं, देवी देवताओं को गाली देते हैं, हिंदुओं को सफाई करने का काम करते हैं। दूसरी तरफ जय श्री राम जय श्री कृष्णा ये गुजरात में जाके बोलते हैं। हम सभी जानते हैं आम आदमी पार्टी बाई हुक एंड क्रूक कुछ सीटें गुजरात में जीतना चाहती है, ताकि जो ये इनका जो विजन है कि भाई हम एक राष्ट्रीय पार्टी बन जाए और राष्ट्रीय पार्टी बन के हमें और फंड मिले, और चोरी करने का मौका मिले, और पैसे कमाने का मौका मिले, उसके लिए आगे बढ़ रहे हैं। गुजरात की जनता है वो इनके बहकावे में आने वाली नहीं है। कांग्रेस के पास ना नेता है ना नीति है। सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है, उसी को मजबूत करना है, उसी को वापस लाना है, ताकि गुजरात का जो भविष्य है वो कंटिन्यूअसली संभल सके, कंटिन्यूअसली वहां पे डेवलपमेंट का कार्य चल सके। जिस तरीके से पिछले 27 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हर सेक्टर में गुजरात में काम किया, हर क्षेत्र में काम किया है, वहाँ के ST समाज के लिए काम किया, SC समाज के लिए काम किया है। आप ये बताएं ना सर, अगर बार बार गुजरात चुनाव का जिक्र हो रहा है तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं तो आपको भी लग रहा होगा कि आम आदमी पार्टी आपको टक्कर दे रही है। वैसे आपके हिसाब से आपका मुख्य शत्रु या यूं कहे राजनीतिक प्रतिद्वंदी है कौन गुजरात में? आपको लग रहा है कि आम आदमी पार्टी का कोई जनाधार नहीं है वहां पर? आम आदमी पार्टी हवाबाजी पार्टी है, सिर्फ प्रचार के दम पे। दिल्ली वालों का और पंजाब का जो पैसा है
टैक्स पेयर्स का पैसा वहां पे बर्बाद करके अपने आप को एस्टेब्लिश करना चाह रही है। यहाँ से दोनों जगह से पैसा बड़े बड़े होर्डिंग, बड़े बड़े और पूरे अखबारों में फुल पेज का एड दिया जा रहा है, टीवी पे एडवर्टीजमेंट दी जा रही है सरकारी खर्चे पे। तो दिल्ली वाले और पंजाब के हक को मार के जगह जगह प्रचार प्रसार कर रहे हैं, इनका कोई जनाधार नहीं है। कांग्रेस का वहां पे हालत पतली है। भारतीय जनता पार्टी पहले से ज्यादा बहुमत से वापसी करने वाली है और जिस तरीके से जनता का समर्थन हमें मिल रहा है, पूरी उम्मीद है कि जोरदार तरीके से हम वापसी करेंगे। आम आदमी पार्टी का उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की तरह सुपड़ा साफ हो जाएगा। ये जितना भी चाहे उतना पैसा वहां पे भा लें, जितना भी चाहे समाज को तोड़ने की कोशिश कर लें, लेकिन गुजराती इनसे टूटेंगे नहीं और इनका वहां पे कोई भी बात चलने वाली नहीं। चुनाव लड़ना, किसी को तोड़ना, ये कहा, ये तो दोनों अलग अलग चीजें हैं ना सर। ये गुजराती टूटेंगे नहीं का क्या मतलब है? आम आदमी पार्टी क्या वहां पर लोगों को तोड़ने आ रही है? मैंने बता रहा हूँ समाज को तोड़ने का बात क्या है, बहुत और हिंदुओं को लड़वाना है। मैं आ रही हूँ इमरान जी आपके पास, वहां पे गुजरात में बोला है कि मंदिर नहीं जाना है क्योंकि मंदिर तो असामाजिक गतिविधियों के अड्डे होते हैं, इनके कन्वीनर कहते हैं और मोदी जी को नीच कहते हैं, मोदी जी की माता जी के खिलाफ अपशब्द कहते हैं। ये क्या है? मतलब समाज को लड़ाओ। एक तरफ ये अपीजमेंट की पॉलिटिक्स की वजह से ताहिर हुसैन को अभी तक अपनी पार्टी से नहीं निकालते, अमरनाथुल्लाह खान को अभी तक पार्टी से नहीं निकालते। ये सब दिखाता है कि लोग अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करते हैं, हिंदुओं को बहुत से लड़ाना चाहते हैं, आपस में वेक्टर पैदा करना चाहते हैं, समाज को तोड़ना चाहते हैं। कभी जब फंस जाते हैं तो कहते हैं कि हम सरदार वल्लभ भाई पटेल की संतान है। अरे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सबके लिए काम किया, उन्होंने देश को एक किया, आपकी तरह तोड़ने का काम नहीं किया। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को जितनी इज्जत, जितना मान सम्मान आदरणीय मोदी जी ने दिया है उतना पहले नहीं मिला। तो ये जब फंस जाते हैं तो महापुरुषों के नाम लेते हैं। अब मनीष सिसोदिया फंस रहे हैं तो वो भगत सिंह जी का नाम लेते हैं, भूल जाते हैं कि आपकी गंदी राजनीति की वजह से आप महापुरुषों के नाम को घसीट के अपने लिए और गड्ढा खोद रहे हो, क्योंकि लोगों पे गुस्सा और बढ़ रहा है कि गलत आप कर रहे हो और महापुरुषों को उसके लिए आप घसीट रहे हो। महापुरुषों ने देश के लिए काम किया, ना कि आप जैसे चोर मंत्रियों की तरह चोरी की और फिर अपने आप को बचाने के लिए महापुरुषों का शरण लिया। इमरान संभल शाही जी। पल्लवी जी देखिए, यहाँ पर मुझे पहले से पता था कि भाजपा के प्रवक्ता कोई भी हो, चाहे नेता कोई भी हो, बगैर हिंदू शब्द, बगैर पूजा पद्धति, नाम लिए बगैर इनकी राजनीति आगे बिल्कुल नहीं बढ़ती है। मैं इन्हें कहता हूं कि अहले नजर को सुकून और अमन चाहिए मेरे भाई, कुछ ही कमबख्त हैं जिन्हें कफन चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कभी हिंदू मुसलमान से ऊपर उठ करके देखेगी हिंदुस्तान की जनता को? जिस तरह से हमारे प्रवक्ता महोदय कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ये अम्बेडकर को मानने वाले ये लोग हैं, अपने आप को कहते हैं, भगत सिंह को मानने वाले ये लोग कहते हैं, गैया जी को मानने वाले ये लोग कहते हैं, लेकिन एक भी महापुरुष को नक्शे कदम पर चलने का नाम नहीं लेते हैं लोग। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, जितना झूठ बोल सकते हैं, जितनी बार झूठ बोलेंगे सच सामने नजर आने लगता है इनकी नजर में। मैं प्रेम शंकर सर की बहुत सारी बातों से इत्तेफाक रखता हूं, एक बातों से इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि प्रेम शंकर सर आम आदमी पार्टी के जो वोटर्स बन रहे हैं या ग्रोथ कर रहे हैं, जो आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, सिर्फ कांग्रेस के वोटर्स नहीं है। ये कहीं कोई आंकड़ा आज तक अभी नहीं बता पाया है। ये वो जनता है, ये वो मतदाता है जो भारतीय जनता पार्टी के 27 वर्षों के कुशासन से, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे हेल्थ के क्षेत्र में हो, चाहे ऑनेस्टी के क्षेत्र में हो, शराब की पूर्णबंदी है गुजरात में, कैसे एक्साइज चोरी होती है, इतने बड़े बड़े कैसे घोटाले होते हैं, कच्ची शराब पीने से सैकड़ों लोगों की कैसे मौत हो जाती है। तो कहने का मतलब है कि हर पॉलिटिकल पार्टी के जो मतदाता थे, जो फॉलोअर्स थे, वो आम आदमी पार्टी की तरफ से मूव कर रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि जमीनी लड़ाई हमारी सीधे भारतीय जनता पार्टी से होने वाली है। कांग्रेस तो बीच में है ही नहीं कहीं पे। अच्छा, कांग्रेस अगर अपने आप को कहती भी है तो प्रेम शंकर सिंह, कांग्रेस है कहाँ इस वक्त? ना कोई चुनावी पहल है, ना कोई हरकत है, ना कोई एजेंडा है, ना कोई सुविधाओं की बात कर रही है। और मैं तो यही कहता हूं, आइए ना हम सब मिल करके देश का निर्माण करते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई की नीति अपनाते हैं। अभी सुल्तानपुर में कांड हुआ, दो संप्रदाय के बीच में झड़प हुई। पल्लवी जी मेरी आप जी भगाते हैं, डराते हैं, तो सरकार और दिल्ली जैसे दंगे करवा के हिंदू को दबाने का काम करते हैं। जांच में जो भी शामिल हो, जिस कम्युनिटी का जो भी शामिल हो, जो दोषी हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर जो पुलिस है,
एक दरोगा जी का मामला संज्ञान में आया, जैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पे बोल रहे थे। एक वीडियो वायरल हुआ था कि मैं एक एक घर के ऊपर बुलडोजर चलाऊंगा, सख्ती से निपटूंगा, ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बन गए हैं। इस तरह की रणनीति या इस तरह के कुशासन नहीं होने चाहिए। हिंदू हो या मुसलमान हो, जो दोषी हो उसके सलाखों के पीछे डाल दीजिए। लेकिन अगर आप एक तरफा कार्रवाई करोगे तो गलत होगा। इस मुल्क को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धिस्ट, पारसी सारे लोग मिलकर के बनाया है। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को एक संदेश देना चाहता हूं। आइए देश को नंबर 1 बनाना है। आइए हम सब मिलकर काम करें, एजुकेशन पे, हेल्थ पे, वुमेन डिफेंस पे, ऑनेस्टी पे काम करें, भ्रष्टाचार को खत्म करें। लेकिन आप बिला वजह सीबीआई की रेड, जैसे लगता है ईडी सीबीआई आपकी एजेंट के तौर पे काम कर रही है, केंद्र सरकार के एजेंट के तौर पे काम कर रही है। भैया इतनी जांचें करा लिया, कोई सबूत मिला? वही तो मैं पूछ रहा हूं। आप एक्साइज चोरी की बात करते हैं, दिल्ली में 10,000 करोड़ रुपए की आप घोटाले की बात करते हैं, लेकिन एक भी सबूत आप पेश नहीं कर पाए। हमारे स्वास्थ्य मंत्री जो आप जिसको आप कह रहे थे कारागार में बंद है, जेल में बंद है, माननीय न्यायालय ने उनके खिलाफ एक भी सबूत का तस्दीक नहीं दिया। उन्होंने क्लीन चिट दे दिया है। ठीक है, जेल में है, छोड़ के बाहर आएंगे। आम आदमी पार्टी के नेता कहते हैं हमें आप जेल में डाल दीजिए, ठीक है, जांचें करवा लीजिए। अगर एक भी सबूत, मनीष सिसोदिया जी के लाकर में सीबीआई के लोग गए और उनको क्या मिला? झुनझुना मिला, बच्चों का झुनझुना। अच्छा, आजकल सीबीआई जब रेड डालती है ना पल्लवी जी, मीडिया वालों को बताती भी नहीं है, जाके रेड डाल के वापस आके घर पे बैठ जाती है। तो भैया इस तरह की जो राजनीति है इसको खत्म करिए। मैं इमरान संबल शाही अगर हूं तो मैं जय श्री राम बोल सकता हूं, क्यों नहीं? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, मैं संस्कृत पढ़ा हूं, इसमें कोई भेद नहीं होना चाहिए। लेकिन वो जिन बयानों का जिक्र कर रहे थे वो आप ही की पार्टी के नेताओं ने बयान दिए थे ना सर। तो अब अगर निकला, गलती से निकल गया, फिर यू टर्न ले लिया, जो भी है, अब बात तो पकड़ ही ली है और वो बयान अब हाईलाइट तो होंगे ही, तो फिर इसलिए आप पर आरोप लग रहे हैं कि आप बस लोगों को तोड़ने का काम कर रहे हैं। आप भी उसी शायद रवैये पर जा रहे हैं जिस रवैये पर भारतीय जनता पार्टी रहती है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं पल्लवी जी। अगर अरविंद केजरीवाल जी हिंदू हैं, मनीष सिसोदिया जी हिंदू हैं, तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी की पूजा कर सकते हैं, शिव जी की पूजा कर सकते हैं, भारत माता की जय बोल सकते हैं, राम मंदिर जा सकते हैं, कृष्ण मंदिर जा सकते हैं। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग धर्म के ठेकेदार बन रहे हैं, पूजा पद्धति के ठेकेदार बन रहे हैं, तो वो उनकी गलती है ना। मैं अगर इमरान संबल शाही हूं, मैं मस्जिद में नमाज पढ़ने जाता हूं तो ठीक है, मैं मुस्लिम धर्म से बिलोंग करता हूं, लेकिन उसके पहले एक हिंदुस्तानी हो, धर्म की अलग अलग मान्यताएं हैं, स्वेच्छा से जा सकते हैं। अगर कोई ये कहता है कि आम आदमी पार्टी बीजेपी के तर्ज पे चल रही है, तो मैं आपको कह देता हूं बिल्कुल नहीं। हमारे नेता कहते हैं कि अगर मैंने एजुकेशन में काम किया तो और देना वरना मत देना। हमारे नेता कहते हैं कि मैंने हेल्थ पे अच्छा काम किया तो और देना वरना मत देना। किसी भी राजनीतिक दल का कोई भी नेता चुनावी कैंपेन के दौरान आप दिखा दीजिए कोई एक वीडियो जो कहता हो कि मैंने एजुकेशन पे, हेल्थ पे, डिफेंस पे, ईमानदारी पे, रोजगार पे अच्छा काम किया, तब वोट देना वरना मत देना। बुराई करते हैं, अब बुराई करने से वोट नहीं मिलेगा। वोट मिलेगा मूलभूत सुविधाओं पर काम करने की वजह से पल्लवी जी। ठीक ठीक ठीक, जनता जागरूक हो चुकी है। चलिए बिल्कुल सर, जनता जागरूक है, देख ही रही है क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है, किस तरह की राजनीति इस समय हो रही है। प्रेम कुमार जी, मूलभूत मुद्दे आम आदमी पार्टी उठा रही है और यही वजह है कि इस तरह की कार्रवाई हो रही है, या फिर पार्टी को डराने का प्रयास किया जा रहा है। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि जिन मुद्दों पर वाकई में चुनाव लड़े जाने चाहिए इस देश में, वही मुद्दे उठाने का काम आम आदमी पार्टी कर रही है? प्रेम कुमार जी, ये दावा तो निश्चित रूप से रहा है आम आदमी पार्टी का कि वो राजनीति को बदलने आई है और शिक्षा के क्षेत्र में जो काम वो बताती है वो उपलब्धि के रूप में। लेकिन ये जो जिस मामले में मनीष सिसोदिया जी की से पूछताछ हो रही है, उस मामले में अपनी बेसिक सोच से आम आदमी पार्टी भटकती हुई दिखी है। क्योंकि नशा के खिलाफ राजनीति को करना आम आदमी पार्टी का सामाजिक सरोकार होना चाहिए। राजनीति बदलना है तो देश को नशा से मुक्त करना उनका लक्ष्य होना चाहिए। लेकिन इन्होंने राजस्व बढ़ाने को उसका लक्ष्य बना लिया, यानी शराब ज्यादा बेचेंगे और हम उससे राजस्व बढ़ाएंगे। तो ये सामाजिक लक्ष्य तो नहीं होना चाहिए था। आम आदमी पार्टी इसलिए तो नहीं बनी थी
कि ज्यादा शराब पिला के ज्यादा पैसा ज्यादा राजस्व कमाएंगे। एक ऐसे प्रदेश में जहाँ राजस्व की कोई कमी नहीं है, यहाँ जो बजट भी है पॉजिटिव वाला बजट है, तो क्या जरूरत आ गई कि और ज्यादा दारू पिला के पैसा कमाया जाए। तो ये उनके घोषित सिद्धांत से अलग है और इस बात के लिए उनको गलती और माफी दोनों मांगनी चाहिए कि उनको घोषणा करनी चाहिए कि हम प्रदेश को नशा मुक्त करेंगे, राजस्व बढ़ाने के लिए हम ज्यादा शराब नहीं पिलाएंगे। ये अपनी घोषित नीति से ये उलट कर रहे हैं। देखिए, बात राजस्व की है तो ये बात बार बार सिसोदिया जी भी कह चुके हैं कि आमदनी का स्रोत तो बढ़ाना होगा, ठीक है, और ये बात ठीक है, केंद्र सरकार के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि वो अपने इनकम सोर्स को बढ़ा ले, लेकिन राज्य सरकारों के पास बहुत कम होते हैं। और बात दिल्ली की करें, दिल्ली वैसे छोटा सा राज्य है, उसमें केंद्र शासित प्रदेश और है, तो क्या उनके पास कोई और विकल्प नहीं था, इसलिए इस तरह का विकल्प अपनाया गया। और अभी जो इमरान संभल शाही जी ने एक बात कही कि 14 घंटे रेड करने के बाद भी मनीष सिसोदिया के घर से कुछ नहीं निकला, उसके बावजूद फिर से उन्हें कल से बुलाया जा रहा है पूछताछ के लिए। ये सारी चीजें आपस में मिल नहीं रही हैं प्रेम कुमार जी। देखिए, ये बात है कि जो राजस्व नीति आई उसमें उन क्षेत्रों में शराब बेचने की बात कही गई थी नई नीति में जो अवैध क्षेत्र थे। इसको पहले एलजी ने परमिशन भी दिया और बाद में उस परमिशन को वापस लिया या आपत्ति जताई जी। तो जब नए क्षेत्र में शराब नहीं बिके तो अनुमानित रूप से राजस्व जो अधिक आना था वो राजस्व कम हो गया। तो कोई पॉलिसी बनाने के लिए जो अधिक राजस्व होना सरकार की तरफ से जरूरी है, तभी आप नीति बदल सकते हैं। तो ये पूरी पॉलिसी ही गलत हो गई कि राजस्व तो आप बढ़ा नहीं पा रहे। तो इस वजह से सिर्फ राज्य सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। ये परिस्थिति थी जिस वजह से ये अवैध क्षेत्र में शराब बिकना रुका। अब इस मामले में जो बातें सामने आई हैं कि अवैध शराब का ठेका देने में कहीं भेदभाव हुआ, पैसे का लेन देन, तो दिखाना चाहिए, ट्रांजैक्शन तो दिखाना चाहिए ना, कौन सा किसने पैसा लिया और कैसे काम किया। तो अब तक चुके ट्रांजैक्शन नहीं दिखाया जा सका है, तो आम आदमी पार्टी चढ़कर बोल रही है कि हमसे बदले की राजनीति की जा रही है। जवाब देना चाहिए बीजेपी को, जवाब देना चाहिए सरकार को, और जो सीबीआई खैर जवाब देगी उनसे हम नहीं पूछ सकते, जो वक्त आएगा तो बताएगी। खेमचंद शर्मा जी, देखिए, हम सबने देखा किस तरीके से उन्होंने नई पॉलिसी बनाकर, जो पॉलिसी में जो रूल थे या प्रोविजन थे उन्हीं को नहीं माना। पॉलिसी कहती थी कि जो L1 वो आम लोगों को मत दो, वो सरकार के पास रखो ताकि कंट्रोल रहे सिस्टम पे। लेकिन फिर भी इन्होंने अपने मित्रों में L1 के जो ठेके, L1 का जो टेंडर है वो बांट दिया और पैसे लिए और बांट दिए। वहां इन्होंने पैसे लिए और बांटे। इसका एक सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है वो है कि 2% कमीशन उसमें भी कमाते थे पहले, उसको 12% कर दिया। पॉलिसी ऐसी बनाई कि सिर्फ कुछ लोगों को ही मिले, बाकी लोग उससे बाहर हो जाए। तय किया गया कि 6% जो आपकी कमाई है वो ब्लैक के तौर पे हमें देंगे। उसके भी बहुत सारे वीडियो बाहर आए, स्टिंग ऑपरेशन बाहर आए, बताया किस तरीके से उन पर दबाव बनाया गया और 6% पैसा मनीष जी और केजरीवाल जी की जेब में गया। इन्होंने होलसेलर को ही रिटेल की शॉप भी दे दी। पहले तय हुआ था कि आम लोगों को देंगे ताकि आम लोग ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन कर सकें, उनकी कमाई हो सके। बहुत सारे ऐसे स्थानों पे जहां पे शराब के ठेके खोल ही नहीं सकते थे, जहाँ मंदिर है, स्कूल है, लाल डोरा है, वहां भी इन्होंने शराब के ठेके खोल दी। कंजम्पशन 4 गुना बढ़ गई तो फिर उन्होंने 50% तक छूट दे दी, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री। एक्साइज को उन्होंने लगभग जो 350 रुपए हुआ करती थी उसको 3-4 रुपए पे ला दिया, 3 रुपए से भी कम ला दिया। परिणाम ये हुआ कि 3,500 करोड़ का तो सीधा लॉस एक्साइज की वजह से हुआ। क्यों? एक्साइज कम कर रहे हो, कमीशन आप बढ़ा रहे हो, सेल बढ़ रही है, ये तो लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है भाई। ऐसा कोई भी बिजनेस जिसमें 4 गुना सेल बढ़ी हो और सरकार की कमाई कम हो गई हो, वहां पे तो गड़बड़ झाला है ही ना। और गड़बड़ झाला करने वाले कौन है? मनीष जी, केजरीवाल जी। पैसा बटोरा, वो पैसा पंजाब में लगा दिया, गोवा में लगा दिया, उत्तराखंड में लगा दिया, तो उसका तो भुगतान करना ही पड़ेगा। मिल नहीं रहा है ना सर, आप किसी को सबूत नहीं मिल पा रहे हैं ना, बात यही तो है। अगर सिसोदिया जी ने इतना पैसा कमा के गुजरात लगा दिया और अन्य राज्यों में लगा दिया, वो सबूत ही तो नहीं आ रहा है। किसने का सबूत? तो अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुए सिसोदिया? इतना बड़ा घोटाला कोई शख्स कर जाए और वो आराम से घूम रहा है और जाकर चुनाव प्रचार कर रहा है चुनावी राज्यों में।
अभी हमारे यहाँ इंक्वायरी होती है, इंक्वायरी वर्षों भी चलती है, बड़े बड़े घोटालों में, इससे भी बहुत बड़े घोटाले जो 10 गुना 20 गुना घोटाले थे, हमारे यहाँ भी प्रोसीजर है और हर एक उस प्रोसीजर को कानून अपना के एजेंसी अपना काम कर रही है, तार जोड़ रही है। ये इतने बेवकूफ तो है नहीं, जो पैसा इन्होंने लूटा कसोटा वो अपने घर में रखेंगे, कैश में रखेंगे, सोने के रूप में रखेंगे, वहां पे एजेंसियां रेड मारेंगी और उसको उठा के ले आएंगे। ये एनजीओ से काम करके लोग आए हुए हैं, इनको पता है किस तरीके से चीजों को एडजस्ट करना है और सब चीजें इनको पता है, लेकिन चोर की जो चोरी है पकड़ी जाती है। ठीक है, कल पकड़ी जाएगी ये चोरी। तो जो अभी वेंडर्स, जिन वेंडर्स को इन्होंने ठेके दिए वहां पे कार्रवाई हुई है, गिरफ्तारियां हुई हैं, उन लोगों ने बताया है, ट्रांजेक्शन्स हुई है, बैंक से पैसे निकाले गए, वो पैसा कहाँ गया, किसको दिया, लिंकिंग हो रही है और एजेंसियां अपनी रिपोर्ट के साथ सामने आएगी। और मेरे को उम्मीद है जब कल मनीष जी को बुलाया जाएगा, उनसे सवाल पूछे जाएंगे, जिस तरीके से पूरे इस इकोसिस्टम पे जांच हुई है, उस इकोसिस्टम से जो जांच सीधे सीधी मनीष जी और केजरीवाल जी की तरफ आ रही है, तो उसके सवाल होंगे, जब सवाल होंगे तो इनको जवाब देना पड़ेगा और उससे बहुत सारी चीजें और सामने आएंगी। वो तो पहले से ये संभावना जता रहे हैं सर कि कल हर हाल में मनीष सिसोदिया को जो है गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये तो इसीलिए जता रहे हैं मैडम कि पहले से ही कुछ लोगों की सपोर्ट मिल जाए, कुछ लोगों का साथ मिल जाए कि भाई हमें गिरफ्तार करने वाले, गिरफ्तार करना, चोरी करोगे तो गिरफ्तार होंगे ही होंगे। आप तो पहले से ही चिल्लाना शुरू कर देते। केजरीवाल जी पहले से कह रहे थे कि अभी मनीष जी का नंबर है, मनीष जी जाएंगे, फिर राघव चड्ढा का नंबर है क्योंकि वो गुजरात में गया हुआ है। अरे आप चोरी करोगे तो पकड़े जाओगे, अगर नहीं किए है, अगर आप क्लीन हो तो कोई भी आपका बाल वाका नहीं कर सकता। भारत में इंडिपेंडेंट जुडिशरी सिस्टम है, भारत में डेमोक्रेसी है। ऐसा नहीं है डेमोक्रेसी है तभी आप पंजाब और दिल्ली में सरकार में कि यहाँ पे कोई भी अपनी इच्छा से किसी को दबा दे, ऐसा भारत में होता नहीं है और ना ही संभव है। आप गलत हो इसीलिए डरे हुए हो, आपने गलती की है, आपने करप्शन किया है, इसीलिए आप डरे हुए हो और आप जनता को नाटक नौटंकी से बरगलाना चाहते हो, लेकिन लोग समझते हैं कि आपकी नाटक नौटंकी अब चलने वाली नहीं है। एजेंसी के पास जाएं, जवाब दें। जा रहे हैं, वो मना नहीं कर रहे हैं, वो तो खुद ही कह रहे हैं कि नहीं हो तो मुझे 11 बजे बुलाया गया है, मैं जाऊंगा और हर सवाल का जवाब दूंगा। ये तो मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके ही कह दिया। सत्यमेव जयते लिख रहे हैं मनीष सिसोदिया। इमरान जी, राजनीतिक ड्रामा नहीं करना होता तो केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, पूरे इनके प्रवक्ताओं का जो पैनल है इस तरीके से नाटक नौटंकी नहीं करता। कल जाते जवाब देते। गौरव भाटिया क्यों आए? एक सेकंड इमरान जी, गौरव भाटिया क्यों आए? फिर आपका क्या लेना देना? ये तो सीबीआई जाने और सीबीआई जो पूछताछ कर रही है मनीष सिसोदिया वो जाने। उसके बाद गौरव भाटिया भी तो बैठकर सर प्रेस वार्ता कर रहे हैं ना इस मसले पर। मैडम गौरव भाटिया प्रेस वार्ता क्यों कर रहे हैं? मनीष जी ने ट्वीट किया है, केजरीवाल जी ने ट्वीट किया है, भगत सिंह जी से लिंक कर रहे हैं। भगत सिंह जी जो हमारे देश की आन बान शान है, जिन्होंने आजादी में बहुत बड़ा रोल प्ले किया, उनसे एक करप्ट आदमी को लिंक कर रहे हैं। एक करप्ट आदमी को आप भगत सिंह बता रहे हैं, मॉडर्न भगत सिंह बता रहे हैं। अभी तो जांच चल रही है। अगर हमारे महापुरुषों की बेइज्जती करोगे, महापुरुषों का अपमान करोगे, करप्ट व्यक्ति से महापुरुष को लिंक करोगे तो ये हमारी ड्यूटी है। ठीक है खेमचंद जी, अभी जांच चल रही है, अभी जांच चल रही है, अभी हम किसी तरीके का जजमेंट पास नहीं कर सकते कि ये करप्ट है या नहीं है। अभी तो जांच चल ही रही है और आपने खुद ने भी कहा कि जांच कर रहे हैं, अभी तो लिंक को जोड़े जा रहे हैं, तो अभी तो लिंक ही जुड़े हैं ना, तो एकदम से ये कहते हैं एजेंसियां। देखिए जजमेंट तो है नहीं, जजमेंट तो कोर्ट से आएगा। ठीक है, हम विपक्ष के नाते जो सामने चीजें दिख रही है वो जनता तक पहुंचाएं, ये हमारी ड्यूटी है। वो सामने साफ दिख रहा है कि इन्होंने चलिए ठीक है खेमचंद जी, अन्य मेहमानों का भी एक बार रुक कर ले। तो बताइए इमरान संभल शाही जी। देखिए यहाँ पर एक्साइज पॉलिसी के ऊपर चर्चा हो रही थी दिल्ली में। सबसे पहली बात है कि प्रेम सर ने बहुत ही क्लासिकल ढंग से इन्होंने एक्साइज पॉलिसी के बारे में बताया कि किस तरह से बीजेपी उस पर राजनीति कर रही है। और भाजपा के जो प्रवक्ता बताए, इनके सवालों का जवाब मैं बताते फिरता रहूंगा ना, तो पर बहुत गोल गोल घूमना पड़ेगा। मैं सिर्फ एक चीज पर आता हूँ, एक्साइज पॉलिसी पर थोड़ा पढ़ के आया करिए भाई साहब। नई पॉलिसी और पुरानी पॉलिसी में अंतर क्या है? प्रेम सर ने बहुत अच्छा समझाया, मैं एक बार और क्लियर कर दूं। नई पॉलिसी में भी 849 ठेके थे, पुरानी पॉलिसी में भी 849 ठेके थे। 849 ठेके खुलने थे, लेकिन एलजी साहब ने एक क्लॉज लगाया कि नॉन परफॉर्मिंग एरिया में आप ठेके नहीं खोल सकते हैं, जिसकी वजह से 644 ठेके खुलने थे, लेकिन बाद में 468 पे आए, अंततः 300 समथिंग ठेके खुले। तो हमारा जो नीति है, अवैध शराब की बिक्री ना हो पाए, जब ठेके उस हिसाब से नहीं खुल पाए, कहीं ऐसा ना हो कि शराब के शौकीन लोग
जाहिर सी बात जो शराब पीते हैं वो खरीदने जाएंगे। शराब पीने के चक्कर में कहीं अवैध शराब की खरीद फरोख्त न होने पाए, इस वजह से हम लोग पुरानी पॉलिसी पे लौट के आए, क्योंकि उससे क्या राजस्व का घाटा हो रहा था। अगर नई पॉलिसी के साथ राजस्व हमें प्राप्त मिलता, अगर 849 ठेके खुल गए होते तो मेरे पास आंकड़ा है 9,500 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होता दिल्ली सरकार को। तो पॉलिसी का मतलब प्रेम सर ने सही कहा कि जो भी है किसी भी तरह की नशा मुक्ति का प्रयास करना चाहिए। लेकिन मैं प्रेम सर से एक चीज ये कहना चाहूंगा कि जो लोग हैं, जो शौकीन लोग हैं, पीते हैं, मैं यहाँ वैध अवैध की बात करने आया हूं। मैं गवर्नेंस हूं, मैं सरकार हूं। मैं अगर कोई पीता है तो मैं उन्हें कच्ची शराब नहीं दे सकता, उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता, जो गुजरात में हो रहा था, हो रहा है अभी भी। इसीलिए हम पुरानी पॉलिसी पे लौट गए। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी वाले ये कह रहे हैं कि पुरानी पॉलिसी पे लौट के इसलिए आ गए क्योंकि पुरानी पॉलिसी बहुत अच्छी थी। नहीं, अच्छी नहीं थी पॉलिसी, अच्छी नया वाला था। लेकिन एलजे साहब केंद्र सरकार के इशारे पे काम करते हैं, उन्होंने नॉन परफॉर्मिंग एरिया में मना कर दिया, क्लॉज लगा दिया, तो हमारी मजबूरी बन गई। और जहां तक बात है मनीष सिसोदिया जी के ऊपर, अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर, या आपके जितने भी नेता उनके खिलाफ, अगर आप सीबीआई की रेड या ईडी की जांच करवाते हैं तो आपके पास कुछ सबूत तो मिलना चाहिए। आप क्यों उसमें उलझे हुए हैं? विपक्षी नेताओं को जेल में डालो, सबूत है, जांच होगी, फ्री होगे तो मुक्त हो जाओगे। अरे इसके चक्कर में क्यों पड़े हो भाई? एजुकेशन पे काम करो। उत्तर प्रदेश में मैं बैठा हूं, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। हम लोगों ने पिछले मंथ सेल्फी विद सरकारी स्कूल का अभियान छेड़ा था। पल्लवी जी, आपको बताते हुए मुझे बहुत शर्म महसूस हो रही है कि सरकारी स्कूलों की ये हालत थी कि कैंपस में गाय भैंस टहल रहे थे, टॉयलेट बिल्कुल गंदे थे, लाइट की सुविधा नहीं थी, बिल्डिंग टूटी हुई है। जब हम लोगों ने कहा कि आपके सरकारी स्कूल का दर्शन करेंगे तो पुलिस लगा दी गई कि आप अंदर नहीं जा सकते। वहां के टीचर्स को ये नोटिस थमा दी गई कि अगर कोई भी आपका कार्यकर्ता या कोई भी मीडिया वाला जाता है उसको रोक देना। मैं दावा ठोक के कहता हूं, दिल्ली आइए, पंजाब में जाइए जहां हमने सरकारी स्कूलों पे अच्छा काम किया, आइए देखिए। आपके गौरव भाटिया जो राष्ट्रीय प्रवक्ता गए थे लेकिन स्कूल के अंदर नहीं घुसे, क्योंकि वो जानते थे स्कूल के अंदर घुसेंगे तो मीडिया कवरेज होगा, ना चाहते हुए भी पूरी जनता देख लेगी कि सरकारी स्कूलों का दिल्ली का मॉडल क्या है। ये डर है इनके अंदर। ये सारी जो प्रोसेस हो रही है ना, सारी जो प्रक्रिया हो रही है ना, इस सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी की लोकप्रियता, आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता, आम आदमी पार्टी के कार्य करने के तरीकों की लोकप्रियता है। और हम जब तक मुद्दे की राजनीति नहीं करेंगे, हम आपस में अगड़े पिछड़े सवर्ण हिंदू मुसलमान में फंसे रहेंगे, तो हिंदुस्तान की हम लोग मिल करके कभी तरक्की नहीं कर सकते। मैं हमेशा टीवी डिबेट्स में बैठता हूं, आपके चैनल हो किसी दूसरे चैनल पर, सिर्फ एक चीज मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आइए भाई हम सब मिलके काम करें। अगर एजुकेशन पे कांग्रेसियों ने अच्छा काम किया होता, देखिए एजुकेशन का बात आप एम से जोड़ोगे, पीजीआई से जोड़ोगे, उससे नहीं मतलब है, वो अच्छी बात है, आप लोगों ने स्टैब्लिश किया, जनता उसका फायदा ले रही है। लेकिन जो सरकारी स्कूल, चाहे प्राइमरी हो, चाहे मिडिल हो, चाहे इंटर कॉलेज हो, चाहे डिग्री कॉलेज हो, जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है समष्टिगत बेहतर होना चाहिए। अगर आप लोगों ने बेहतर किया होता तो क्या जरूरत थी हमें एंटी करप्शन का आंदोलन करने की? हमें क्या जरूरत थी पार्टी बनाने की? हमें आने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन जब आप बेहतर काम नहीं करोगे तो जाहिर सी बात है विकल्प आएगा। ये इतिहास गवाह है। भारतीय जनता पार्टी ने भी बहुत संघर्ष किया है अपने मुद्दों को लेकर के, लेकिन उनका मुद्दा जनहित का मुद्दा न होकर के एक धार्मिक मुद्दा, हिंदू मुसलमान का मुद्दा, पोलराइजेशन का मुद्दा हुआ। इसी वजह से 10 साल के अंदर या 2 कार्यकाल के अंदर जनता उनसे उब चुकी है। अब जनता सिर्फ एक डिमांड करती है कि हमारे मुद्दे की बात करिए। प्रेम कुमार जी, अब क्या गुजरात मॉडल वर्सेस दिल्ली मॉडल देखने को मिल रहा है? क्योंकि गुजरात मॉडल भी अपने समय में बड़ा फेमस हुआ था, पूरा का पूरा लोकसभा चुनाव लड़ लिया गया इस मुद्दे पर। तो अब दिल्ली मॉडल भी क्या उसी तरीके से रफ्तार पकड़ रहा है? प्रेम कुमार जी, अगर इस किस्म की सियासत होती है तो ये बहुत अच्छी बात है कि दोनों पार्टियां अपने अपने प्रदेश के मॉडल को सामने रख करके बेहतर बनाने का तर्क रखें। तो ये कोई बुरी स्पर्धा नहीं है, अच्छी स्पर्धा है, होनी चाहिए। और अभी देखिए एक चीज पूरी सियासत में देखने को मिली है कि एक समय आम आदमी पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी पर हमला करना बंद कर दिया था जी, और बीजेपी ने भी अरविंद केजरीवाल जी को छोड़ करके अटैक जारी रखा था। तो इसका कारण यह था कि दोनों शायद
जनता के सेंटिमेंट्स को हर्ट करना नहीं चाहते थे और उसका जो उल्टा प्रभाव हो सकता था उससे बचना चाहते थे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि मनीष सिसोदिया को भी अरविंद केजरीवाल से अलग करके नहीं देखा जाता है। अगर ये बातें प्रमाणित नहीं हुई तो गुजरात चुनाव अंतिम चुनाव नहीं है, और भी चुनाव होंगे और आम आदमी पार्टी की उपस्थिति दूसरे जगहों पर भी है। तो अगर मनीष सिसोदिया को प्रताड़ित किया गया ऐसा संदेश जनता के बीच जाएगा तो इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना होगा और फायदा आम आदमी पार्टी को मिलेगा। ये मैं कहना चाहता हूँ। इसका बात तो आपकी सही है, लेकिन अभी जो दिखाई दे रहा है वो यही नजर आ रहा है ना सर कि कांग्रेस को बड़ा नुकसान होने वाला है गुजरात चुनाव में आम आदमी पार्टी की सक्रियता से। उत्तराखंड में भी हमने ये देखा था कि कांग्रेस का वोट बहुत ज्यादा बढ़ गया था आम आदमी पार्टी की वजह से। तो फायदा बीजेपी को हो या ना हो, लेकिन कांग्रेस को गुजरात में नुकसान हो रहा है। ये निश्चित रूप से नुकसान होता है। आम आदमी पार्टी, मैं कई बार कह चुका हूं कि आम आदमी पार्टी का जन्म ही कांग्रेस से लड़कर हुआ है, तो वो उसके फैलने से कांग्रेस पर सबसे ज्यादा असर होता है। तो लेकिन जिन प्रदेश में जिस जगह बीजेपी की सरकार है और जहां बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है वहां आम आदमी पार्टी जाती है तो कांग्रेस का नुकसान पहले होता है। लेकिन आप ऐसे प्रदेश में जहां जाएंगे जहां मल्टीपल पार्टीज है, जैसे बिहार में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में, तो आम आदमी पार्टी वो प्रभाव पैदा नहीं कर पाती है। तो आपकी बात बहुत हद तक सही है कि आम आदमी पार्टी अगर अपना विस्तार करेगी गुजरात में तो कांग्रेस को नुकसान होगा। लेकिन वहां ये भी बाइफर्केशन होता है कि अगर शहर में आम आदमी पार्टी स्ट्रांग होती है तो जहां बीजेपी का होल्ड ज्यादा है तो वहां पर अपेक्षाकृत नुकसान फिर बीजेपी का होने लगता है। तो ये ओवरऑल एक विश्लेषण की बात है, देखने की बात है कि कैसे इसका ट्रेंड देखा जाए। ठीक है खेमचंद शर्मा जी, आप पर आरोप बहुत हैं सर, और ये बात बहुत लंबे समय से कही जा रही है कि जब से आप सत्ता में आए हैं केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग बहुत कर रहे हैं, खासकर विपक्षी दल के नेताओं पर, और ऐसे नेताओं पर जिनकी लोकप्रियता बढ़ रही हो। क्या वाकई में ये बात सच है? मैडम, सदुपयोग हो रहा है, दुरुपयोग नहीं हो रहा है। दिल्ली में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने पिछले 7.5-8 साल में काम किया है वो साफ साफ दिखाता है। इन्होंने वादा खिलाफी की, इन्होंने चोरी की, इन्होंने करप्शन किया। दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर, दिल्ली की एसेट क्रिएशन में कोई भी काम नहीं किया। अब कोई भी डिपार्टमेंट देखिए, जब ये लोग आए थे 6,500 के आसपास बस थी, आज कितनी बस हैं? 3680 बस दिल्ली में है। उनमें से 99% बस अपना जीवन काल जी चुकी। 18 बस में दिल्ली वाले चल रहा। 15,000 बस चाहिए थी, कितनी बस है? 3680। 11,000 बस तो लाने का वायदा इन्होंने खुद किया था 7-7.5 साल पहले, नहीं ला पाए, एक भी नई बस नहीं ला पाए। 1,000 बस का टेंडर किया, उसमें भी बड़ा घोटाला करने का इन्होंने प्लान बना लिया था। हमारे नेताओं ने जो उजागर किया, प्रेशर बनाया, तो पॉलिसी को उनको वापस लेना पड़ा। उसकी भी जांच चल रही, उसमें भी ये फंसने वाले हैं। शराब में 4 गुना ज्यादा सेल बढ़ जाती है, समझ से बाहर है। 4 गुना ज्यादा सेल, ये वो धंधा है जिसमें फायदा होने होना है। 4 गुना सेल बढ़ गई, फिर भी सरकार का रेवेन्यू डाउन हो गया। अपने मित्रों को 2% की जगह 12% कमीशन दे दिया, ट्राई डे करके और उनको ज्यादा कमाई करने का मौका दे दिया, फिर भी तो ये दिखेगा नहीं। 5-6 लाख का कमरा 33 लाख में बनाते हैं। 33 लाख में आम आदमी का पूरा घर बन जाता है। 4 फ्लोर का 50-60 गज का जो मकान होता है, पूरा मकान बन जाता है। और इन्होंने सिर्फ एक कमरा बनाया। इतनी खराब नीतियों के बावजूद इनकी सरकार रिपीट हो गई सर दिल्ली में। मैडम, सरकार रिपीट हो गई, अब नहीं होगी। ये दिल्ली में चुनाव हारे भी हैं, एमसीडी का चुनाव भी हारे हैं, लोकसभा का चुनाव भी हारे हैं। आने वाले समय में दिल्ली की जनता दिल्ली से बाहर केजरीवाल जी को कर देगी, इसीलिए दिल्ली से बाहर ये ठिकाने ढूंढ रहे हैं। और गुजरात में इनकी दाल नहीं गलने वाली है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश की तरह इनका सफाया हो जाएगा। जो ये दिल्ली में नहीं निभा पाए, दिल्ली में काम नहीं कर पाए, वहां प्रूफ नहीं कर पाए, तो बाहर इनकी दाल नहीं गलने वाली। बताइए इमरान संभल शाही जी, आपकी दाल नहीं गलेगी गुजरात में? दिल्ली में काम नहीं कर पाए, इसीलिए ट्रम्प जी की पत्नी आती है, दिल्ली के मॉडल को देख के जाती हैं, दिल्ली के बच्चों से मिलकर जाती हैं, दिल्ली के स्कूलों में जाके तस्वीर खिंचवा के जाती हैं। गुजरात मॉडल में दाखिला नहीं ली, उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं आई। आपकी जिन जिन राज्यों में सरकार है वहां का कोई मॉडल नहीं है। अब आप कहेंगे कि अमेरिका अमेरिका और ट्रम्प की बात करते हो। अरे ट्रम्प जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के परम मित्र थे।
उन्हें परम मित्र की पत्नी जो है सम्मान आती है दिल्ली मॉडल को देखने के लिए। ये तो गर्व होना चाहिए यार, देश की राजधानी का एक मॉडल है, वो कोई भी सरकार बनाए, उसकी आलोचना, उसकी तनकीद क्यों करते हैं हम लोग? और हमारे भाजपा के प्रवक्ता 2% से 12% उसी पे अटके हुए हैं। मैं कह रहा हूं कि दिल्ली की जनता ने 3 बार से लगातार केजरीवाल जी को जीत दिलाई है, उनकी सत्ता गुड गवर्नेंस के हिसाब से चल रही है। आप लोकसभा की बात कर रहे हैं, लोकसभा का भी समय आएगा, यही जनता जब जागरूक हो जाएगी कि माननीय प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं उनसे जब ऊब चुके होंगे इनकी पॉलिसी से, तो वही जनता मूव करेगी। जनता किसी की होती नहीं, ना आपकी है ना मेरी है, जनता इस वक्त की जो जनता है। अच्छा, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, उत्तराखंड की, बिहार की बात करते हैं। यहाँ की सबसे बड़ी दुर्गति क्या है, सबसे बड़ी विसंगतियां क्या है? यहाँ पर पे इतनी क्षेत्रीय दल है जो जाति बेस्ड पर बने हुए हैं। निषादों की अलग पार्टी, एमआईएम मुसलमानों की अलग पार्टी, भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की पार्टी है ही है, पटेलों की अलग पार्टी अपना दल। तो जो उनके लीडरान है ना, अपने परिवार को जो बढ़ा रहे हैं, ग्रोथ करवा रहे हैं, वहां की समाज समझ रही है कि अपने परिवार का पेट भर रहे हैं। यही उनके मतदाता, यही उनके फॉलोअर्स अब समझने लगे हैं कि अब जो राजनीति है वो मुद्दे की होनी चाहिए, ना कि जाति बेस्ड पे होना चाहिए, चाहे किसी भी जाति समीकरण का हो। वो दिन आएगा 5 साल, 10 साल, 15 साल, जब यहाँ के राज्यों की जनता जागरूक हो करके सबको दरकिनार करते हुए एक ऐसे पार्टी को वोट करेगी जो मूलभूत सुविधाओं की बात करेगी। आइए हम डिबेट करते हैं प्रस्तावना पे। हम क्यों उलझे रहते हैं, एक दूसरे पे एलिगेशन लगाते रहते हैं, आपने ये किया, आपने वो किया। आप जाइए वोट मांगिए शिक्षा के नाम पे ना, अगर है हिम्मत तो शिक्षा के नाम पे वोट मांगिए। 27 सालों में आपने एजुकेशन पे अच्छा काम किया है तो डंके के चोट पे मांगिए कि अगर मैंने एजुकेशन पे काम किया तो वोट करना, वरना मत करना। तब देखिए कितने वोट मिलता आपको। चलिए फिलहाल तो कल का देखते हैं सर। कल मनीष सिसोदिया को बुलाया गया है पूछताछ के लिए, इस पूछताछ में क्या रहता है, और आप लोग जो संभावनाएं जता रहे हैं कि हर हाल में उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी, ये भी देखने वाली बात रहेगी। ये देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा कि अभी ये पूरा मसला और कितना लंबा खींचा जाता है। क्या गुजरात चुनाव होने तक ही ये इस तरीके से चलता रहेगा? ये तमाम चीजें देखने वाली हैं। फिलहाल आप तीनों ही मेहमानों का शुक्रिया चर्चा करने के लिए, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना वक्त हमें दिया। और इसी के साथ राष्ट्रधर्म में भी फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।